हेलो, नमस्ते सबको। और हम लोग यहाँ पे हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है CSMP IS में, UPPCS अश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम। क्योंकि पहले सबसे पहले कोई भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, जैसे UPPCS की बात करें अगर हम, तो कोई भी तैयारी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है जानना कि उस तैयारी में क्या लगेगा, रिसोर्सेज क्या लगने वाले हैं, मेहनत तो भाई हम कर ही रहे हैं, मेहनत तो कोई भी करता है। लेकिन वही है ना, गधा मजदूरी नहीं करनी है हमने। तो हमें एक प्रोग्राम्ड वे में हर चीज़ को लेके चलना होता है कि सिलेबस क्या है, कैसे मेहनत करनी है, सोर्सेज क्या होंगे हमारे, कहाँ से पढ़ना है। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गाइडेंस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ से गाइडेंस आ रही है हमारी। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए मार्केट में सोर्सेज हमारे पास बहुत है, रिसोर्सेज मतलब n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास। लेकिन वही है कि कितने रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमारे पास ये सही जानकारी हो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और किन तरीकों से पढ़ रहे हैं। तो हम आज पहले तो सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में बता दें। हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है UPPCS का CSMP IS में, जो कि अश्योर्ड प्रोग्राम है प्रीलिम्स को लेके। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि मेंस तो प्रीलिम्स के बाद का स्टेज होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्लियर करना, और प्रीलिम्स के लिए एक प्रॉपर अप्रोच का होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हम लोग मेंस 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 कहीं ना कहीं करते रहते हैं। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा तैयारी जो होती है वो मेंस बेस्ड ही होनी चाहिए, मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स का क्या, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, स्क्रीन करने के लिए कि बच्चे, एक छटनी वाला एग्जाम इसको कह सकते हैं, उसको पास करें, आगे बढ़े, फिर कहीं ना कहीं मेंस तक पहुंचते हैं बच्चे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये होता है कि हम प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसका एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। तो हम अभी जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा UPPCS का अश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम है, और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं या फिर मेन्यू देखते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और कहाँ पे कितना ज़्यादा हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो सब कुछ हमें जानना होता है। तो फॉर दैट हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके बाद हम जो भी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम, हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा मांग क्या रही है हमसे, परीक्षा हमसे मांग क्या रही है। तो जब हम वेटेज देखते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, भाई देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है जानना कि कहाँ हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ हमें कम फोकस करना है। तो उसके लिए हम वेटेज पे आते हैं कि वेटेज कितना है, किन चैप्टर से किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है रिलेटिवली, और किन चैप्टर्स पे रिलेटिवली लीनियंसी रखनी है। ऑल्दो लीनियंसी तो नहीं रखनी होती, लेकिन कुछ चैप्टर्स पे एक्स्ट्रा फोकस चाहिए होता है, कुछ जगहों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पैटर्न ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका पैटर्न स्टडी करना कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस वहीं से सारे के सारे आ जाएंगे या वो पैटर्न वो लगातार फॉलो करेगा, लेकिन चांसेस होते हैं हमारे पास अच्छे खासे अगर हम किसी एक पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हैं तो। ठीक है। तो 2018 में जैसे सब जानते हैं कि 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था UPPCS का, मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, प्रीलिम्स का पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हुआ। तो इसीलिए हम जो एनालिसिस करते हैं अभी करंट को रखते हुए, वो हम करते हैं 2018 से लेके 2024 तक का कर रहे हैं। हम फिर 25 का एक अलग से करेंगे, क्योंकि 25 का भी रिसेंट में हुआ है। तो हम 2018 से लेके 2024 तक का एक जगह हम एनालिसिस करेंगे, फिर 25 का अलग से हम डिफरेंट उसमें कर लेंगे एनालिसिस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री से खासकर, क्योंकि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जब क्वेश्चंस की बात आती है। तो ठीक ठाक क्वेश्चंस, चाहे वो UPSC हो चाहे UPPCS हो, वहां क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से। तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर टॉपिक वाइज बात की जाए तो लगभग लगभग 6 से 9 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल आते रहते हैं। डिपेंड करता है, जैसे 19 में एक क्वेश्चन आया था, 21 में, लेकिन ये सब क्या है ना, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। तो इसीलिए हम लोग अब इनको पूरा एक स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहां जो हमें एक क्वेश्चन दिख रहा है 19 में, एक्सेप्शन मान लेते हैं इसको, तो हम इसको एक्सेप्शन ही मान चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 24 को हम स्टार्ट करते हैं 18 से। 18 में तो देख रहे हैं 6 क्वेश्चन आए हमारे एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। फिर 2019 में आया एक क्वेश्चन जो कि एक्सेप्शन मान लेते हैं, नहीं मन रहा होगा पूछने का इस टाइम लोगों को, भाई किसी और जगह क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए होंगे, क्योंकि हिस्ट्री के देखिए ठीक ठाक शेयर्स आते हैं हर साल।
हिस्ट्री के ठीक ठाक शेयर्स आते हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फिर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट ईयर दैट इज 2020 देखिए फिर अचानक से बाउंस बैक कर रहा है 8 क्वेश्चंस पे। 8 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से आ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर तीनों का मिला दिया जाए तो नॉन एन एवरेज लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से आते हैं हमारे पीसीएस में। तो 8 क्वेश्चन यहां से आ गए, ठीक है। फिर 21 में फिर उनका मन कर दिया होगा कहीं और से थोड़ा सा वो ट्रेंड फॉलो करने का, जिगजैग जिगजैग वाला। तो इन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चंस कर दिए एंशियंट हिस्ट्री से। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं जो एवरेज हमारा 6 तक आ रहा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 से 9 क्वेश्चन, तो जो 6 का एवरेज बन रहा है ना, वो इन्हीं दोनों की वजह से एवरेज नीचे आ रहा है। नहीं तो फिर हम देखेंगे कि जो उछाल है क्वेश्चंस में वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए मिलेगी हमें। 2022 में जब हम आते हैं तो 2022 में हमें देखते हैं 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस 2022 में मिलते हैं हमें। अब हमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन लगभग लगभग 5 प्लस लगभग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 9 क्वेश्चंस यहां से हो गए। फिर 23 में आएंगे तो 8 क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, 23 में 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम 24 में आएंगे तो अगेन रिपीटेडली 8 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के। तो अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। अब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसा मैंने बताया कि हमने पहले तो एनालिसिस कर लिया। कोई भी हम लड़ाई लड़ने से पहले हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास हथियार कितने हैं, कितने हथियार धारदार हैं, कितने हथियार बेकार हैं, कितने हथियारों को वापस से हमें नवीनीकरण करना है उनका, कितने हथियार हमें दुरुस्त कर सकते हैं हम लोग। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले जब कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमारे पास एक अप्रोच होना चाहिए। वो अप्रोच ये है कि पहले हम उसका पूरा एक रोड मैप देख लें, उसका कितने साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है एग्जाम्स की, वो हम देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ईयर वाइज क्वेश्चंस। अब हम टॉपिक्स पे आते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन सी हैं। टॉपिक वाइज देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो रफली देख लिया। तो ओवरऑल फ्रॉम 18 टू 24 तक हमने देखा। अब टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है ना। जो मेन इनका कोर एरिया, जो बहुत फोकस्ड एरिया होता है, आप देखेंगे अगर तो इनका है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म पता नहीं क्यों लेकिन यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों का ही फेवरेट है। अब आई डोंट नो क्यों लेकिन ये बहुत फेवरेट है। मतलब इस साल यूपीएससी का बता दूंगा आपको मैं, तो नॉर्मल हिस्ट्री से वो कहीं से जो कहता है ना कि ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन पूछने नहीं बोला, उसने जैनिज्म क्वेश्चन पूछ लिया इस साल भी। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर सुपर इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज 2 टॉपिक्स एक्सप्लिसिटली, कि आपको यहां फोकस ही करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो गोल्डन पीरियड ऑफ हमारा हिस्ट्री है दैट इज गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पूछता है साथ में आर्ट एंड कल्चर का, जो आर्ट वाला पार्ट है ये पीसीएस का बड़ा फेवरेट है। तो पीसीएस यहां से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें उस अप्रोच को लेकर चलना होगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम अगर देखें कितने क्वेश्चंस लगभग लगभग आए हैं, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के पास लायन शेयर, मतलब एक बड़ा शेयर है, दैट इज ऑफ 21%। 9 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इतने इन सालों में 18 से 24 में 9 क्वेश्चंस बुद्धिज्म से आए हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से, जो कि लगभग 21%, एक बड़ा शेयर बनाता है। फिर मैंने जैसा बोला कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड से, मतलब गुप्ता के बाद वाला हर्ष वाला पूरा पीरियड, उसके बाद जो भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक 17% क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, जो कि 7 क्वेश्चन बनाते हैं। फिर आर्ट कल्चर और साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं लोकलाइज होती है, कहीं ना कहीं लोकलाइज होती है नॉर्थ इंडिया को लेके। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ राज्य या भारत नॉर्थ इंडिया से नहीं बन रहा है। हमारा जो खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का भारत देखेंगे तो हमारा भारत बहुत दूर तक फैला हुआ, बैक्ट्रिया से लेके हम उधर जाएंगे ईरान के बॉर्डर्स तक, लगभग वहां तक भारत फैला हुआ है हमारा। तो हमें इस चीज को ध्यान देना होगा और हमें यहाँ पे इन हिस्ट्री रीजनल हिस्ट्रीज को ध्यान देना होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें आर्ट कल्चर एंड साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडियन जैसे कि संगम हो गया हमारा। फिर उसके बाद आएंगे आप लोग इंपीरियल चोलाज आते हैं इस बीच में, ठीक है। उसके बाद उस टाइम के लिटरेचर्स क्या क्या हैं, तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली कवर करेंगे। ये हमारे अप्रोच रहेंगे इनको कवर, क्योंकि रीजनल हिस्ट्री से प्रॉब्लम बहुत होती है। एक तो मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं होता है, और जो मटेरियल अवेलेबल होता है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम इस पीरियड को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चंस यहां से ठीक ठाक आ रहे हैं और साल दर साल इन कमिंग ईयर 2-3 सालों में बढ़े हैं क्वेश्चंस यहां से, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। आईवीसी भी ठीक ठाक पढ़ेंगे। वैसे आईवीसी क्वेश्चन ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत हमारे पास कह सकते हैं कि श्योर शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास
एग्जैक्ट आइडियाज नहीं है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। हम लोग जो भी हैं वो एक वो बनाते हैं कि रफली एक आइडिया बनाते हैं मन में कि ये हो रहा होगा, मे बी ऐसा सिस्टम था तो ये हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा संगम, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न पीरियड पे। अब मॉडर्न पीरियड हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियड जस्ट बाद आता है बुद्धिज्म के, जस्ट बाद बुद्धिज्म के जस्ट बाद आता है। तो मॉडर्न पीरियड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है उस टाइम के रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, क्योंकि उस टाइम वैदिक एज का धीरे धीरे वैदिक एज के बाद जो रीजनल जो वहां पे रिलीजन्स हैं वो राइज कर रहे हैं। तो उसलिए हम इनको पढ़ेंगे। फिर मौर्य एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार हमें पूरा फुल फ्लेजेड जानकारी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज का इंडिका ले लीजिए, तो उससे हमें फुल फ्लेज्ड जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की। हम वहां पढ़ेंगे। उस टाइम मौर्यन एम्पायर में ही हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स को भी कवर कर लेते हैं लगभग लगभग। जो उसके बाद है शुंग डायनेस्टी वगैरह आती है, उसके बाद जो अटैक्स हो रहे हैं फॉरेन से, चाहे वो पार्थियंस हों चाहे वो हूण हों, इन लोगों का, हम शकाज हो गए, इनका हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हम आगे आते हैं वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड से 10 क्वेश्चंस लगभग लगभग आ रहे हैं, दैट इज 10%, यानी दैट इज 4 क्वेश्चंस के आसपास वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड से। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो नई एनसीईआरटीज की बुक आई हैं वो कहीं ना कहीं एक नया अप्रोच लेके चल रही हैं इन चीजों को लेके, खासकर वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड को। अब तक क्या था, पुरानी एनसीईआरटी बुक को चेंजेस इसीलिए किया गया, जो टॉपिक्स थे कुछ लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड को लेके, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और नए पैटर्न पे नए करिकुलम के हिसाब से हमें इन चीजों को कवर अप करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्री हिस्टोरिक एंड महाजनपदास। तो जब वैदिक पीरियड हमारा आता है, जो हमारा वैदिक पीरियड है, उसके बाद आता है हमारा लेटर वैदिक, उसका लेटर वैदिक आता है। उसके बाद जो आता पीरियड है वो आता है मौर्य, हम जो जानते हैं, या बुद्धिज्म का कह लीजिए, बुद्धिज्म का पीरियड आता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला पीरियड जो आता है। लेकिन इसके बीच का जो पीरियड है ना, इसको हम महाजनपद काल बोलते हैं। यहाँ द पीरियड ऑफ महाजनपदास, जो महाजनपद बन रहे हैं, तो इसको हम महाजनपद काल कहते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में, क्योंकि अभी जो नई बुक्स आई एनसीईआरटी में, इस पे बहुत फोकस किया गया है, तो वी विल हैव टू सी अबाउट दैट कि हम इनको कैसे कवर अप कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन ठीक-ठाक 10% के आसपास 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और कहने का मतलब है जो इजी टॉपिक्स है, जैसे ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है, हिस्ट्री वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है जो इजीली आप कवर अप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको इजीली कवर अप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्री हिस्टोरिक और महाजनपदास पीरियड, ये खत्म हो गया, रफली एस्टिमेटेड है, वैसे और भी चीजें होती हैं जो हमें कवर अप करनी होती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि चैप्टर वाइज वेटेज कहां कहां पे आ रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, अब हम थोड़ा इनके ऊपर डिटेल्ड में बात करते हैं। तो बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी, या इसको हम बोल सकते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी कह लीजिए आप लोग। तो ये है हमारा, ऐसे नामों से कंफ्यूज नहीं होना है पहली बात तो, कि कहाँ सिंधु सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन दे रखा है और कहाँ पे और भी चीजें दे रखी हैं, तो इसको ध्यान देना है हमने। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमें क्या देखना है, पहली चीज तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से साइट्स आपको साइट्स दे देगा और बोलेगा इनको मैच करिए, कि फॉर एग्जांपल आपको साइट दे दिया सुप्तकिंडोर, या फिर आपको दे दिया मांडी, या आपको दे दिया चन्हुदारो, मोहनजोदड़ो। फिर बोलेगा, उनको ऐसे बोलेगा कि किन नदियों के किनारे हैं, या फिर बोल देगा कौन से पोर्ट्स थे, कहाँ कौन सी पोर्ट स्टेट्स थे, कौन से स्टेट में है, ऐसे दे देगा साइट्स आपको ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी के हिसाब से उनको मैच करने के लिए, नदियों के नाम के हिसाब से, या स्टेट्स के हिसाब से, या देश में कौन से हैं, बाहर कौन से हैं। तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे खासकर अब यूपी का है, क्योंकि यूपी पीसीएस की हम बात कर रहे हैं, एज फार एज यूपी पीसीएस इज कंसर्न, तो यूपी में भी ठीक ठाक साइट्स है हमारे पास, जैसे कि आलमगीरपुर, हुलास, मंडी। ठीक है ना, इन चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। और हाँ, एक चीज और भी जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया था हमें, वो हम थोड़ा सा एंशिएंट में कवर अप करेंगे, जो मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा, जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया, किसी जगह नहीं पढ़ाया जाता है। वो है, आप लोगों को पढ़ा होगा सनौली की जो एक्सकवेशन हुए हैं, जो सनौली में एक्सकवेशन हुए हैं। ठीक है ना, जो सनौली एक्सकवेशन हुए हैं वहां हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक इसके बारे में किसी ने पढ़ाया नहीं है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
सोनोली एक्सकेवेशन के बारे में, वो भी लगभग इसी पीरियड के आसपास से लगभग मिलता है हमें। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पता है अब तक जो हमें नैरेटिव था कि आर्य बाहर से आए, आर्यों ने ये किया वो किया, वो कहीं ना कहीं ये जो सुनौली का जो एक्सकेवेशन हुआ है इससे कहीं ना कहीं वो भ्रम टूटा है, और अब हिस्ट्री एक नए नजरिए से देखी जानी चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होके हम हिस्ट्री को वैसे पढ़ेंगे, उस तरीके से अप्लाइड वे में। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेजर साइट्स पे भी हम क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये साइट्स कहाँ बिलोंग करती हैं, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। तो पहला चीज क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, नदियों के बारे में जैसे मैंने बताया पूछ लेगा। ठीक है, या फिर कौन सी जगहों के बारे में कुछ खास ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी पूछ लेगा, जैसे कि कौन सी रेत में है, या फिर कौन सी समुद्र के किनारे थी, कहाँ से ट्रेड होता था, ऐसे पूछ लेगा। दूसरा क्या है, ट्रेड एंड क्राफ्ट, इस पे ध्यान देना हमें, ट्रेड एंड क्राफ्ट पे। ठीक है, अब ये पूछता है टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर फाइंडिंग्स के बारे में। टाउन प्लानिंग जैसे पूछ लेगा कि कहाँ पे, जैसे हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जो टाउन का हिसाब किताब था, जो डिवीजन ऑफ टाउन था, वो दो हिस्सों में था, सीटाडेल और एक लोअर टाउन हुआ करता था। लेकिन कुछ साइट हैं जहां पे तीन डिविजन्स मिलते हैं हमें, 3 डिविजन्स ऑफ साइट्स मिलती हैं हमें। या फिर कहीं पे कौन से में मिट्टी के ब्रिक्स इस्तेमाल हुए रादर देन बर्न्ट ब्रिक्स। कुछ साइट जैसे कि हम जब इधर देखते हैं चन्हू दारो साइड में, तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे मिलता है, कालीबंगन में हमें मिलता है कि बर्न्स ब्रिक्स की जगह मिट्टी के ब्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे कौन से अनाज मिले हैं, ट्रेड कहाँ से होता था, इन चीजों का भी ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे राइस हस्क के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, जैसे चूड़ियां कहाँ बनती थी, या शेल से चीजें कहाँ बनती थी, कार्नेलियन चीजें कहाँ बनती थी। जैसे चन्नूदारों में बहुत सारे शेल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, शेल के जैसे कारखाने होते हैं ना, तो वहां टूटी फूटी चीजें जो होती हैं वो फेंक दी जाती हैं, कारखानों के बगल में पड़ी होती हैं। तो ऐसे चन्नूदारों में प्रॉपरली हमें जैसे लगता है फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के आसपास और शेल के ऑब्जेक्ट्स फैले हुए मिले थे। जैसे कालीबंगा में काली काली चूड़ियां, नाम भी उसका कालीबंगा इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां पे काली काली चूड़ियां बहुत सारी खुदाई में निकली, तो उसका नाम कालीबंगा। पंजाबी में ब्लैक बैंगल्स को कालीबंगा बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा। तो हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड। अब ये जो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेड में कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रेड, मेसोपोटामिया से क्या ट्रेड हो रहा है, और उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सील्स क्या बोल रही हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और किसने तक और कहाँ कहाँ से ट्रेड और किन रास्तों से ट्रेड हो रहे हैं, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं बात करने के लिए आर्टिफैक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पे, कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, उससे साक्ष्यों से, क्योंकि इस समय के बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण जो कि हम पढ़ पाए हो नहीं मिलता है। ऑल्दो लिखी गई सिंबॉलिक चीजें लिखी गई मिली है हमें, लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक। तो फिर हम यहां से एक अनुमान लगाते हैं, तो उसका सबसे अनुमानित चीज सील्स हैं, कॉपर वर्किंग हो गए, कॉपर के उस पर काम काफी हुआ था, उनके सेंटर्स क्या हैं, फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम धोलावीरा वगैरह हम देखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इफेक्टिव था इनका, तो हमें ये चीजें भी ध्यान देनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला फोकस हमारा दैट इज 21% क्वेश्चन जो 18 से 24 तक के हैं वो आ रहे हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। बुद्धिज्म, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस ही नहीं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी, यूपी 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 पीसीएस दे रहे हैं, या फिर आप रीजनल कोई भी दे रहे हैं, रीजनल पीसीएस एग्जाम, जैसे बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, या फिर राजस्थान पीसीएस, वहां ठीक ठाक क्वेश्चन यहां से आते हैं एंशिएंट में, बुद्धिज्म जैनिज्म से। तो इसका एक लाइन से इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करना होता है इसको। तो हम देखेंगे कि जैसे में लिखा गया है हाईएस्ट यील्डिंग चैप्टर यूपी पीसीएस एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड क्वेश्चन आते हैं। अब 19 का जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा होगा, वो भी यहीं से आया होगा, मैं बता रहा हूं यहीं से आया होगा। सेक्ट्स एंड फिलोसफीज की बात करते हैं पहले। इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, सेक्ट्स एंड फिलोसफीज की कितने, जैसे हम पढ़ते हैं कि जैनिज्म में श्वेतांबर दिगंबर हो गए, फिर बुद्धिज्म पढ़ेंगे हीनयान, महायान, वज्रयान, तो इनके सेक्ट्स क्या थे, फिर उन सेक्ट्स की फिलोसफीज क्या थी, कि जैसे हीनयान था वो उनकी क्या फिलोसफी थी, क्या वो मूर्ति पूजा में मानते थे, या फिर क्या वो बुद्ध के उन एक्चुअल प्रिंसिपल से बिलीव करते थे, या वो बुद्ध को भगवान मानते थे। महायान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ फोकस करेंगे। सेकेंडली ऐसे ही हम जैनिज्म में देखेंगे कि जो श्वेतांबर है उनका क्या बिलीव है, दिगंबर है उनका क्या बिलीव है, ये हम प्रॉपरली कवर अप करेंगे। उनकी क्या क्या लिटरेचर्स हैं इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा ही यहाँ लिखा हीनयान, महायान, वज्रयान, दिगंबर, श्वेतांबर, तो ये हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। फिर रॉयल पेट्रन्स एंड काउंसिल। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जब इमर्ज कर रहा है उस पीरियड में, आफ्टर महाजनपद पीरियड, तो इनको किन राजाओं ने अपना पेट्रनेज दिया है, किन राजाओं के अंदर फ्लरिश कर रहे हैं, उन समय कौन कौन से राजा हैं, उनका वंश क्या है, ठीक है। तो हम ये चीज ध्यान देंगे। और काउंसिल्स कौन कौन सी, मतलब कि जैसे बुद्ध की 4 काउंसिल्स हुई हम जानते हैं, जैनिज्म की 2 काउंसिल्स हुई हैं हम जानते हैं, तो उसमें कौन से राजा रहे, कौन से मंत्री रहे, कौन से इस काउंसिल के मंत्री रहे हैं, और वो काउंसिल कहां हुई, उन काउंसिल का रिजल्टेंट क्या था, किस लिए वो काउंसिल्स हुई। तो हम इन चीजों का ध्यान देंगे और इन चीजों को हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि उनके ऑर्गेनाइजर कौन थे, जगह कौन सी थी, कहां पे काउंसिल्स हुई हैं, फिर उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे, चाहे बुद्ध काउंसिल हो चाहे जैन की काउंसिल हो, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे हम। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है की टेक्स्ट एंड टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है। प्रॉब्लम यहां पे होती है, जल्दी याद नहीं होता है। जैसे कि कोई भी टर्म बोल दिया, जैसे जो कि रिलेटेड होगा बुद्धिज्म या जैनिज्म से, उसे हमें, जैसे एक टर्म दे दिया काया क्लेश, दे दिया काया क्लेश, ठीक है, ये दे दिया। अब बोलेगा ये किस रिलीजन में इसका नाम है, या किस रिलीजन में, किस रिलीजन से इसका नाता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, या फिर आजीवक का दे दिया, कोई सेक्ट दे दिया, ठीक है। तो इस पे पूछेगा काया क्लेश, ठीक है ना। तो ऐसे टर्म्स का नाम लेके हमें ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अब जैसे निब्बाना, निब्बाना निर्वाण, निर्वाण हमें पता है बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके बाद टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉन्क्स, विहार और चैत्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे, ये ध्यान देना होगा। स्क्रिप्चर्स जैसे कि त्रिपिटक हो गई, अंग हो गई, और भी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, जैसे अशोक वदन हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर्स का हम नाम लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, किसने लिखा, कब कंपाइल हुई, किस सेक्ट के अंदर कंपाइल हुई है, हीनयान है, महायान है। हम उसको एक प्रॉपरली एक प्रोग्राम वे में, एक जिसको कहते हैं ना कि हम लोग पूरा एक सेना में लड़ने जाने के लिए पूरी एक हमें रणनीति बनानी होती है, पूरी रणनीति बना के हम उसको कवर अप करेंगे। फिर आता है निर्वाण का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, निर्वाण का कॉन्सेप्ट। फिर हम सोसाइटल वो भी थोड़ा देखेंगे इसके अंदर, सोसाइटी में कैसे, क्यों डिफरेंट था ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और इनका राइज किन आधारों पे हुआ, ये भी हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब यहां बढ़ेंगे तो डायनेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे, इंपीरियल मौर्यास की बात करेंगे अगर हम, तो इंपीरियल मौर्यास एंड गुप्तास की बात करेंगे। तो हम यहां जब देखेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, लैंडमार्क, ठीक है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्वेश्चंस यहाँ से ठीक ठाक आते हैं कोर। अभी जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि रॉक एडिक्ट्स हैं इनके बहुत सारे, ठीक है। फिर पेलर एडिक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों, माइनर एडिक्ट्स हैं, मेजर एडिक्ट्स हैं, कहना क्या चाहते हैं, किस एडिक्ट में क्या कहा गया है, ये हम प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे इसके लिए। तो इसको हमारा क्या होगा, मेजर एंड माइनर एडिक्ट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी यूज करी गई है, प्राकृत और एरामाइक, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट रही उस टाइम पे, ठीक है ना। और स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट, किसने इसको डिसाइफर किया, किसने इसको खोजा या खोला इसको, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर किया था, अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर किया था। तो हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अशोकन के बाद, क्योंकि मेजर गोल्डन एरिया बोलते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ, इस बीच में अशोकन से जब हम गुप्ता की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय जो छोटे छोटे जो राजा जो आक्रमण हो रहे हैं, या फिर जो यहाँ के राजा राइज कर रहे हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि उस समय आ रहे हैं हमारे पार्थियंस आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं, शक आ रहे हैं, ठीक है ना, कुषाण आ रहे हैं, फिर शुंग डायनेस्टी हो गई। इनको हम पूरा अच्छे से एक गो थ्रू पैटर्न में कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करती है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम कर रही है, कि इसमें कौन कौन से जैसे राजुकाज हो गए, ये अलग अलग टर्म्स हम देखेंगे कि किनको क्या बुलाया। जैसे आज के हम देखते हैं डीएम, एसडीएम वगैरह देखते हैं ना, तो वैसे इनके टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती, ग्राम लेवल की अलग होती थी, फिर उसके अलग तहसील ऊपर उसके होती थी, फिर उसके ऊपर और भी दूसरी मशीनरीज हुआ करती थी। तो हम इसको प्रॉपरली एक
बाकायदा चार्ट बना के जैसे भी करके हम पूरा प्रॉपर्ली इसको कवर अप करेंगे। फिर टाइटल्स कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं ने कौन कौन से टाइटल लिए, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य बोला खुद को, तो ऐसे ही हम अलग अलग टाइटल्स देखें कौन कौन से राजा अपने आप, जैसे अशोक ने बोला खुद को देवनाम पिया पियदस्सी, तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, 3-4 टाइटल्स देगा, 3-4 राजाओं के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनको मैच करिए, तो इसलिए टाइटल्स हो गए। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जब महाजनपद काल खत्म हो रहा है, वैसे ऋग्वैदिक पीरियड से ही लैंड रेवेन्यू का सिस्टम आ चुका था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर हो गया, यहाँ पे उनके ऑफिसर्स बनाए गए, उस वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए गए, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रेरियन टैक्सेस, कि टैक्सेस क्या क्या लग रहे हैं, जैसे विष्टि क्या था, हिरण्य क्या था, भाग क्या था, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, साथ में मेंस में भी आते हैं। अभी जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कवर होते हैं, तो इस चीज को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप करना होगा। अब आगे आते हैं कल्चरल गोल्डन एज, ठीक है। अब ये पीरियड जो है ये है गुप्तास का पीरियड है, जो कल्चरल गोल्डन एज है ये गुप्ता। इस समय क्या हो रहा है हम देखेंगे अगर, कि बहुत सारी किताबों की रचना हो रही है, बहुत सारे पुराण लिखे गए, आयुर्वेद में बहुत सारा डेवलपमेंट उस समय हो रहा है। फिर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए उसमें, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हर चीज में ये लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। जैसे कालिदास के प्ले हो गए, शूद्र की मृच्छ कटिका हो गई, ठीक है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स में वराह मिहिर थे, इस टाइम पे हम सब जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इस टाइम पे वराह मिहिर थे, वो एस्ट्रोनॉमिकल बहुत। अब मेटलर्जी अब जब पढ़ते हैं ना, वो आयरन पिलर ऑफ जो दिल्ली में मेहरौली आयरन पिलर, वो चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम ही बनाया गया था। विष्णुपाद पिलर, विष्णुपाद के गिरी जो पहाड़ है वहां पे स्टैब्लिश किया गया था। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में गो थ्रू करेंगे, ठीक है, ओके। अब आता है एंशिएंट आर्ट एंड साउथ भारत। साउथ भारत पहली चीज हम देखेंगे इसमें, टेम्पल आर्किटेक्चर कब शुरू हो रहा है, कितने टाइप के हैं, अर्लीस्ट टेम्पल्स कैसे बने। इस साल ही पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछा गया था, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं और टेम्पल आर्किटेक्चर में कहां पे किन तरीके के टेम्पल्स निर्माण हो रहे हैं, उसके पेट्रोनेज कौन से हैं, पुराने टेम्पल्स कैसे बन रहे हैं, शुरुआत कहां से हो रहा है, उनका कैसा एक पूरा निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि नागरा स्टाइल हो गया हमारा, ठीक है ना, जो कि खासकर गुप्त पीरियड में। फिर चंदेला टेम्पल्स हो गए जो सेंट्रल यूपी रीजन में आते हैं, ठीक है, जैसे हम मध्य प्रदेश एरिया में देखते हैं। फिर द्रविड़ स्टाइल फीचर्स हो गए जिसमें गोपुरम्स का नाम आएगा। उसके बाद वेसारा डेवलपमेंट। बेसिकली हम देखते हैं 3 टाइप के टेम्पल्स, पहला तो नागरा होता है, दूसरा होता है द्रविड़, तीसरा होता है वेसारा। ये 3 मुख्य हैं, तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी तो और हम रीजनल किंगडम्स में कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, वो तो हम अच्छे से देखेंगे ही। उसके बाद हम साउदर्न भारत के दक्षिणी भारत में हम आएंगे। तो जो एंशियंट, अब चोड़ 2 बार आ रहे हैं, एक तो चोड़ आ रहे हैं संगम पीरियड में, संगम काल में, जो पहले है, जो बीसीज में आ रहा है, बिफोर क्राइस्ट एरा वाला पीरियड है, उसमें चोड़ डायनेस्टी आती है। तो पहला हम देखेंगे चोड़ास के बारे में, चोड़ा के बारे में और उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम बात करते हैं आज के डेट में डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी का बर्थ जो हुआ था ग्रीस में हुआ था। अरे नहीं, डेमोक्रेसी का बर्थ बहुत पहले भारत में हो चुका था, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो चोड़ा डायनेस्टी है। चोड़ा किंगडम में हम देख रहे हैं लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मिलते हैं हमें वहां पे। और उसके पहले भी हम देखते हैं अपने यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि वेदों में लिखा गया है, सभा और समितियां हुआ करती जो राजा को कंट्रोल करती थी, जहां इलेक्शंस होते थे बाकायदा। तो और ये भी कहा गया है इतिहास में कि सभा समितियां इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसा कहा गया है। और ये कहाँ कहा गया है, ये सब हम कवर अप करेंगे अपने कोर्सेज में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। इस साल तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्षेत्र पत्नी किस जगह लिखा गया है। अब ये सब पता होने के लिए हमें क्लास में एक नए अप्रोच के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, बदलते हुए क्वेश्चंस को टैकल करना है अगर हमें, तो हमें नई सोच और नए दिमाग के साथ, नए तरीके के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर हमें इनको पार करना है, ये ऑब्स्टिकल्स को पार, खासकर प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, इनको हमें अगर पार करना है तो हमें पुरानी चीजों को, मैं नहीं कह रहा हूं उनको डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन हमें साथ में नए अप्रोचेस को भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, चोला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी टाइप की चीजें थी। फिर संगम असेंबलीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर, जैसे जो कि महाबलीपुरम में है, उसकी बात करेंगे, इसका ममल्लापुरम भी बोलते हैं। और फिर चालुक्यन केव टेम्पल्स, ये सब हम प्रॉपर्ली यहाँ देखेंगे।
फिर आगे हम बढ़ेंगे एंशियंट लिटरेचर्स पे। तो संस्कृत के क्या प्लेस हैं, संगम कंपाइलेशंस क्या है, संगम काल में क्या लिखे गए, जैसे एटुट्टो गई, पट्टू पट्टू, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। शिलापट्टिकरम बड़े फेमस है, इलांगो की लिखी हुई शिलापट्टिकरम, क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं उससे, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। उसके फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हम देखेंगे कि मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, हुएनसांग हो गया, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, इन्होंने किन लिटरेचर्स की रचना की, ये भारत के बारे में क्या बता रहे हैं, किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम यहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि एक बहुत ही रिच इंफॉर्मेशन होती है एज फार एज द सोसाइटी और दैट पीरियड इज कंसर्न। तो उसके हिसाब से हम इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, ठीक है। हम पहले पहले फेज में फाउंडेशंस पे काम करेंगे, जैसे एनसीईआरटीज में एनसीईआरटीज, अब हमें जानना ये होगा कि हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें पढ़ना कहाँ से है। तो एनसीईआरटीज उसके बेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और कुछ जगहों तक हम कुछ हद तक फॉलो करेंगे, बहुत नहीं, कुछ हद तक फॉलो करेंगे हम आर.एस. शर्मा, ठीक है ना। उसके बाद हमें इन सबसे ज्यादा रिलाई करना है क्लास नोट्स पे, जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाएंगे, उस पे कंपाइल करेंगे, हम प्रॉपरली टाइमलाइन के थ्रू चलेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पढ़ रहे हैं फिर यहां से वहां कूद गए, वहां से वहां कूद गए, हम प्रॉपरली टाइमलाइन फॉलो करके एक एक चीज को अच्छे से कवर अप करेंगे। तो हमारा जो रहेगा वो क्या बोलते हैं, ये हमारा अप्रोच रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फेज 2 पे। अब हम कोई चीज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है, जब हमारे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं अल्टीमेटली, तो हम एग्जाम्स के लिए हर कोई यहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि अगर ज्ञान के लिए पढ़ रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ज्ञान एग्जाम्स में जरूरी, लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना था, हिस्ट्री की जानकारी करनी थी, तो कॉलेज में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती कहीं ना कहीं। और एक लंबे समय तक कॉलेज में पढ़ा भी जाता है इंसान, लोग बीए करते हैं, बीए का एमए करने के बाद पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च, लेकिन हमें यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना, इसका अप्रोच डिफरेंट होता है कॉलेज के अप्रोच से। तो अब इसको हम कोई भी चीज कर रहे हैं, अब कितना हथियार हमारा कारगर है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमने देखा, राफेल कितनी कारगर है, दुनिया भर तो बोल रहे थे कि 6 राफेल गिरा दी, 8 राफेल गिरा दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी रिसेंटली कल या परसों में एक इंडियन एयरफोर्स ने एक आरटीआई का रिप्लाई किया है कि हमारे पास 36 के 36 राफेल पूरी सिक्योर एंड सेफ है हमारे यहाँ पे। तो फर्क देखिए, बात यह है कि हमने यहाँ पे रिलेवेंस इसका ऐसे है कि राफेल हम ले आए, लेकिन वो कितनी कारगर है इसका पता तो हमें तभी लगाना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक राफेल को नुकसान नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे बात यही है कि हम इतना कुछ तो तैयारी कर रहे हैं, हम इतनी सारी कहानियां कर डाले, इतना सब कुछ कह डाले कि इसको ऐसे तैयार करेंगे, हमें यहाँ ये चीजें पढ़ेंगे, इन चीजों पे फोकस करेंगे, लेकिन उनका क्या, बात तो आके रुकेगी यहाँ पे ना कि आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। और अप्रोच यहीं पे आता है, यहीं पे आता है एक नॉर्मल टीचर जो सिर्फ पढ़ाता है, और एक वो टीचर जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाता है। तो यहां पे वो बात आएगी, वो फेज 2 में आएगी, दैट इज पीवाईक्यू ड्रिल्स। हम पीवाईक्यूज को, मैंने क्यों बोला, हम अभी अप्रोच क्यों देख रहे थे, हमें ये जानना जरूरी है कि यूपी पीसीएस के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है, उसकी भाषा क्या है, और वो किन जगहों से डीप एनालिसिस मांगता है, कहां पे रफ एनालिसिस चाहिए होती है। तो हम इनको जानने के लिए हमारे पास इसकी जानकारी, वो भी बाकायदा जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हम पीवाईक्यू ड्रिल्स करेंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस के जीएस प्रीलिम्स के कितने हैं, साथ में हम यूपी, अब क्योंकि यूपीएससी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यूपी पीसीएस कहीं ना कहीं समय के साथ धीरे धीरे यूपीएससी वाला अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो हम यूपीएससी का एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस क्या है, 11 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 14 के बाद से 2014 ऑनवर्ड्स यूपीएससी का रफली देखेंगे हम लोग, लेकिन फोकस हमारा बेसिकली यूपी पीसीएस में रहेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, इन डेप्थ एनालिसिस क्या है इसकी, इन डेप्थ एनालिसिस क्या है, इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो अपने हथियारों को इस्तेमाल हम यहां करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूपी एंकर की, ये हमारा अलग अप्रोच है, सबसे अलग अप्रोच है कि हिस्ट्री पढ़ते हुए हम हिस्ट्री को अप्लाइड फॉर्म में यहां इस्तेमाल करेंगे यूपी एंकर में। अब हमें पता है ना कि जीएस 5-6 की बात करें हम मेंस की, क्योंकि प्रीलिम्स इज नॉट द स्टॉप, हमें प्रीलिम्स के बाद तो आगे बढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स में भी तो इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक। एंशियंट हिस्ट्री की बात अगर की जाए तो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि यूपी जो रहा है वो एंशियंट हिस्ट्री क्या, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हर समय एक रिच एरिया रहा है, जहां पे इतिहास के बहुत सारे पन्ने लिखे गए, बहुत तेज से बदले गए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ये वो फर्टाइल प्लेन है, ये वो फर्टाइल पार्ट है जहां के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है। तो
फिर अब हम इसको यूपी एंकर पे लेके आएंगे। यूपी एंकर में हम क्या करेंगे, यूपी स्टेट जीके बुक्स क्या है और कहां से कवर अप करनी है ये हम बताएंगे आपको, और साथ में बुक्स से रिलाई हम करेंगे अपने नोट्स पे और साथ में लोकल रेफरेंसेस पे कि यहाँ के हिस्ट्री से क्या है, जैसे कि एंशियंट सिटीज लाइक कौशाम्बी, श्रावस्ती और सारनाथ। तो हिस्ट्री हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ये कर रहे हैं इनको अप्लाइड फॉर्म में हम यूपी के संदर्भ में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे इन चीजों को। ठीक है, फाइनली आएंगे हम फेज 4 दैट इज टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, कि अब जो ज्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं, जो स्पेशली हम लोग अलग से कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं वो टर्मिनोलॉजी से फंसते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया भी था कि टर्मिनोलॉजीज में कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि काया क्लेश वाला, ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो पूछ लेगा ये किस धर्म से बिलोंग करती हैं, किस सेक्ट से बिलोंग कर रही हैं, तो इस पे हम अलग से फोकस करेंगे। लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीकल्चर, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी एंड क्विक फाइनल रिवीजन। फाइनली हम क्या करेंगे, क्विक फाइनल रिवीजन पे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यही होता है कि आप पढ़ कितना भी लीजिए, कितना भी बढ़िया कोचिंग से आप कर लीजिए, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप तो सब बेकार है। क्योंकि रिवीजन का सीन ये होना चाहिए कि आप रोज क्या पढ़ रहे हैं, रोज शाम को 1 घंटा रिवाइज होना चाहिए, आपको बढ़िया रिवीजन होना चाहिए। तो हम रिवीजन भी कोशिश करेंगे यहाँ पे हर, देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ मेरा पढ़ाने का सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया गुप्ता एम्पायर, तो फिर लास्ट में जब चैप्टर कंक्लूड होता है तो हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन बनाते हैं, हर चैप्टर के बाद ये फोकस रहता है, एक टाइमलाइन बनाएं, उसमें ईयर्स मार्क करेंगे, पीरियड मार्क करेंगे, और उस पीरियड से बीच में क्या हो रहा है, क्या मेजर चीजें, हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। तो ये डिफरेंट होता है और इस पे हम कुछ अलग से फोकस कर पाते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला था ना 24 तक का तो हमने देख लिया था, लेकिन करंट, सबसे करंट दैट इज 25 का एग्जाम हुआ, 26 का तो अभी दिसंबर में एग्जाम है 6 दिसंबर को, लेकिन ये है कि अब 25 के एग्जाम का हम अलग से एनालिसिस करेंगे, 25 का एग्जाम का अलग से एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हमें देखना होगा ये एग्जाम कंक्लूड हुआ था अक्टूबर 12 2025 को। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे अलग से हमें क्या प्रोसीजर चलने हैं। ठीक है, अब हमें हिस्ट्री का, टोटल हिस्ट्री का वेटेज सेक्शन कवर करें तो देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न भारत से 9 क्वेश्चन आए थे, दैट इज 47%, एक बड़ा पार्ट यहीं से आ गया। और ये फैक्ट भी है कि मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडिया से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न इंडिया क्योंकि बहुत वृहद है, कहीं ना कहीं इन सबसे ज्यादा वृहद है मॉडर्न इंडिया, तो इसलिए उसको बहुत अलग से अप्रोच करना होता है। और ये 47% यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं, एंशियंट इंडिया एंड कल्चर, साथ में आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, यहाँ से 7 क्वेश्चन आए थे जो कि 37%, अगेन अ बिग पार्ट, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मॉडर्न था, सेकंड पे एंशियंट है, और थर्ड दैट इज ब्रोंज मेडल पे, थर्ड जो है ये है हमारे मिडिवल इंडिया, यहां से आए थे 3 क्वेश्चन आए थे, दैट इज 16%। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 9, 7, 3, टोटल मैंने बोला ना लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन कहां से आ गए, खाली 19 क्वेश्चन खाली यहीं से आ गए, खाली हिस्ट्री से आ गए। अब 19 क्वेश्चन के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 19 क्वेश्चन से ठीक ठाक नंबर आप हिस्ट्री से लेके जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आप हिस्ट्री से लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही विधिक, बहुत ही मतलब बाकायदा तैयारी करनी होती है हिस्ट्री की। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए 19 क्वेश्चन है, 150 में से 19 क्वेश्चन आए हैं टोटल इसमें से। ठीक है ना, ठीक ठाक शेयर आ गया लगभग लगभग। उसके बाद यहां बात करें एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो ये ठीक ठाक सेकंड नंबर पे टॉपर रहा है, जहां से 7 क्वेश्चन आए हैं और 37%। ठीक है, वो वैसे भी हमेशा देखने को मिलता है कि मॉडर्न इंडिया टॉपर ही है, टॉप 2 टीम्स ऑफ आईपीएल दैट इज मॉडर्न इंडिया एंड एंशियंट इंडिया। ठीक है, सीएसके कोई मान लीजिए इसको, कोई इसको मान लीजिए मुंबई इंडियंस मान लीजिए, बाकी ये तो अपना कौन सा है थर्ड नंबर पे, के आ रहा है, तो यही सीन है। ठीक है, तो बाकी सब तो होता रहता है, 18 साल बाद आरसीबी जीती गई, तो वो तो बस ऐसा ही है, बरसात हो रही थी तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो साउथ, अब हम आते हैं चैप्टर वाइज, 2025 की बात कर रहे हैं क्योंकि 25 अभी रिसेंटली हुआ है, तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि कहाँ पे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 25 के क्वेश्चन। मैंने बोला ना साउथ इंडिया से धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और साउथ इंडिया कोई ढंग का पढ़ाता नहीं है, अच्छी बात तो ये है। तो
रीजनल किंगडम्स कहीं ना कहीं अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत पूछ लिया क्वेश्चन इन्होंने एक ही दो टॉपिक से, मौर्यन, बुद्धिज्म, ये वो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब रीजनल किंगडम्स कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं साउथ से, क्योंकि साउथ की हिस्ट्री बहुत कहीं ना कहीं साल दर साल क्वेश्चन पहले कम आते थे, और अब साउथ की हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो साउथ इंडियन डायनेस्टीज की हद से 2 क्वेश्चन है, दैट इज 29% ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिस साल जिसमें 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की जाएगा तो यहां से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। वैदिक और महाजनपद की बात की जाए तो 1 क्वेश्चन आया था। मौर्य एम्पायर से सिंगल क्वेश्चन आया था। गुप्ता डायनेस्टी से 1 क्वेश्चन आया था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इग्नोर कर देंगे भाई, कोई भरोसा नहीं, वो कल को क्या पता फिर से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे ठीक ठाक फोकस करने लग जाए तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इस यूपी पीसीएस 25 में एक बात ध्यान देनी चाहिए कि यूपी 25 में इसने अवॉइड किया क्लस्टरिंग क्वेश्चन। एक सिंगल चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन नहीं पूछे इसने, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन करके इसने अलग अलग क्वेश्चन से पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया। ये नहीं कि इसे 0 कर दिया, यहां से 0 कर दिया, यहां से 2 कर दिया, ऐसा नहीं। इसने पूरा अप्रोच ये लेक्चर सबसे पूछेंगे, एक एक क्वेश्चन सबसे पूछ डालेंगे। तो हमें अब वो जो ना एक नैरेटिव था कि सारा कुछ एक एक चैप्टर से आ रहा है, या फिर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस कहां ज्यादा करना है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, एग्जैक्टली 1 हाई टारगेटेड क्वेरी फ्रॉम ईच प्राइमरी अप्रोच इज एंशिएंट इंडिया। तो इसीलिए हमें किसी एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है, हमें पूरा एक थॉरो अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्री निकल भी गया तो व्हाट अबाउट द मेंस में तो ठीक ठाक लिखना होता है, वहां तो ओएमआर होता नहीं है, वहां तो ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव होता है। तो यू हैव, आपके पास बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम पूरा एक इंटीग्रेटेड तैयारी लेके चलते हैं। ऑल्दो हमें प्रोग्राम हमारा एश्योर्ड प्रीलिम्स ही है, क्योंकि वो तो भाई पहला स्टॉप है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा एक थोड़ा तैयारी लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि असली रोड मैप क्या है हमारा, ठीक है ना, असली रोड मैप क्या रहेगा हमारा। तो पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो हड़प्पन कल्चर आता है। ऑल्दो हम जब शुरुआत करेंगे पढ़ने की तो हम शुरुआत करेंगे स्टोन एज से कई सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं भाई पूछ ले, लेकिन हम इसीलिए हथियार से तैयार होने चाहिए। अब ऊपर से कोई एरोप्लेन, फाइटर जेट या कोई ड्रोन भी तो आ सकता है, तो आकाश मिसाइल तैयार होनी चाहिए। ऑल्दो हमें पता है कि एक खबर है पहले से कि नहीं आएंगे तो जमीन से ही, लेकिन फिर भी क्या भरोसा भाई, सामने वाला तो कुछ भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। प्रॉक्सी वॉर्स में हेड है, तो हमें आकाश मिसाइल्स भी तैयार करनी चाहिए, अपनी अपनी जो डिफेंस सिस्टम है पूरा रेडी रखना चाहिए। तो हड़प्पन कल्चर से जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो डांसिंग गर्ल जो फेमस इस साल तो न्यूज में भी है, अभी 2-3 एक हफ्ता पहले न्यूज में रही है डांसिंग गर्ल, ये इनके मटेरियल कौन सा यूज हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और ये काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, तो हम सब जानते हैं कि ब्रोंज की है और वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाया गया था। तो ये चीज है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है महाजनपद से है, ठीक है, महाजनपद से है। इसमें पूछा गया कि मैचिंग का क्वेश्चन आया था कि मैचिंग टेरिटोरियल रीजन्स टू रिवर्स, अलग अलग नदियों के नाम दिए गए थे, उनको मैच करना था। और ये क्वेश्चन ठीक ठाक मॉडरेट था, क्योंकि नदियों में क्या है ना, अभी जो नदियां हैं तब की नदियों में डिफरेंस था। अभी जो जनपद हैं, जो महाजनपद हैं, तब के महाजनपद आज बहुत कम बचे हैं, या फिर उनका नाम वैसा है तो वो जगह वैसी नहीं रह गई। इक्का दुक्का मुझे लगता है उज्जैन है, एक बचा है, मगध का तो नाम बदल ही गया है, काशी एक है, कौशल भी पहले श्रावस्ती के आसपास उसका कैपिटल हुआ करता था, अब कौशल डिफरेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चीजें बदल गई हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इसको मॉडरेट में रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये पहले के हिसाब से नदियों के नाम पुराने थे, महाजनपद के नाम पुराने थे। तो हम प्रॉपरली एक एक पूरा टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम स्टडी करेंगे इस चीज को जब हम क्लासेस करेंगे अपनी, कि महाजनपद थे, उनके कैपिटल्स क्या थे, वहां कहां पे थे, आज के डेट में वो कहां पे थे, हम मैप पे पूरा मैपिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। साथ में हम नदियों के नाम क्या थे, पहले वैदिक नदियां कौन सी थी, फिर बाद में वो क्या हो गई, उन पे क्या चैनल्स थे, नगर कौन से बसे आसपास, ये सब हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। और वहां पे क्या प्रोडक्ट्स होते थे, ट्रेड कैसा था, उन नदियों की इंपॉर्टेंस क्या थी, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या थी, पॉलिटिकल क्या थी, सोशल इंपॉर्टेंस क्या थी, सब हम अच्छे से देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सब कुछ हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मौर्य एम्पायर पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का, किसी भी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वी आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स,
हम आगे जाके ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारा काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मौर्य एम्पायर था, मैंने बोला था ना इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार बहुत सुदृढ़ रूप से आ रहा है। तो इस समय ये क्वेश्चन आया था प्रादेशिका, राजुका और युक्ता के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये भी मॉडरेट होता है क्योंकि इसके सोर्सेस थोड़े कम हैं और लोग इसको पढ़ाते नहीं है, साथ में एनसीईआरटीज पे भी बहुत फोकस नहीं किया गया इनके ऊपर। तो ये चीजें हम यहां से देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अगला फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट से क्वेश्चन जो आया था वो आया था चाइनीज पिलग्रिम फाहियान ड्यूरिंग विजिट ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो फाहियान आया हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन आया था, और ये भी सुपर इजी क्वेश्चन था। ये पूछा गया था किसके टाइम में आया था, क्वेश्चन लिटरली ऐसा था कि किसके टाइम में आया हुआ था, ये किस राजा के टाइम में। तो हमें इसीलिए हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ पढ़ना है, हिस्ट्री हमें अच्छे से पढ़ना है पूरा, कि कौन किसके समय आ रहा है, उसके समय क्या चीजें हो रही थी। हम एक कहते हैं ना कि एक थीम बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, कि उस थीम में ऐसा होगा जैसे कि हमें एक किसी राजा को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चंद्रगुप्त को मान लीजिए, इसी को मान लीजिए कि हम चंद्रगुप्त टू को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त टू को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कई चीजें पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे कि राजा क्या था, युद्ध कौन से लड़े, सोशल कंडीशंस कैसी थी, क्या इसने किया, मतलब लोगों के लिए क्या इसने किया, इंस्क्रिप्शंस क्या क्या थे इसके, फॉरेनर्स कौन कौन से आए थे, लोगों की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक है ना। इसके फॉरेन रिलेशंस कैसे थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी कि नहीं थी, और ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्या नाम दिए इसने अपने आप को, ये चीजें हम देखेंगे। क्या बनवाए इसके समय में, कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो सब कुछ हम एक पूरा थीम बेस्ड होके तैयार करेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जहां से क्वेश्चन कितने आए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे, वो था टाइटल ऑफ पल्लवा महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल तौर पे एक, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये हमें नहीं मिलता है बहुत जगहों पे। देखिए पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं होते हैं, और वो बहुत नेचुरल भी है कि नहीं होंगे हमसे, क्योंकि आउट ऑफ 150 अगर हम सोचे कि 150 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ऑल द अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 150 में से 150 करके आएंगे, और करके आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये मान के चलना चाहिए कि अगर एक आध क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मन छोटा नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां पे इट्स ऑल अबाउट द गेम इज ऑल अबाउट प्रेशर, कि आप प्रेशर हैंडल कैसे कर रहे हैं। जैसे बड़े फेमस प्लेयर है अपने महेंद्र सिंह धोनी, वो जाने ही जाते हैं प्रेशर में। अब प्रेशर को डील करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है, हम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि प्रेशर डील कैसे करना है आपको, सिर्फ हम एजुकेशन नहीं दे रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सिचुएशन से खुद को अलग करना होता है, हमें सिचुएशन से खुद को अलग करके उस सिचुएशन का एनालिसिस करना होता है कि हम इस सिचुएशन में कैसे बाहर आ सकते हैं। तो एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रेशर। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब पता है, सब पढ़ा हुआ है, ऑल द कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े टफ होते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आप अगर देखें 7 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन नहीं मिल रहा लेकिन 6 क्वेश्चन मिल रहा है तो इजी इजी है ना, ये तो विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना था, देखिए पता सब कुछ आपको है, पढ़ा सब कुछ आपने है, द थिंग इज दैट कि आप उस समय उस युद्ध में उस हथियार को चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या कर्ण जैसे भूल गए। तो ये चीजों का ध्यान होने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस, हम अप्रोचेस डिफरेंट टाइप के लेके चलेंगे, हम कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, कुछ आप मेहनत करिए कुछ हम मेहनत करेंगे, दोनों मिलके कमाल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा, ओके। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम तैयारी कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। 25 की बात की जाए 2025 की, तो यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में ज्यादा फोकस किया गया रेदर देन रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम। हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चन, अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला जो ये आइडिया है ना, ये बोरोड है यूपीएससी से। पीसीएस ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले, पहले तो ये सिर्फ अभी आज के 2-3 साल पहले की बात की जाए, जब से 18 के बाद खासकर जब पैटर्न शिफ्ट हुआ, 18 के पहले तो पहले फुल रेक्टिफिकेशन वाला हिसाब किताब होता था। लेकिन 18 के बाद वाला सिस्टम क्या बदला कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसने फॉलो करना शुरू कर दिया यूपीएससी को, चाहे वो सीसैट की बात की जाए, चाहे वो पेपर 1 की बात की जाए। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चन करने लग गया। जैसे हम यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे डांसिंग गर्ल वाला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही था, ठीक है ना। फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है ना। अब जैसे ये तो फैक्ट था तो इजी हो गया, फैक्चुअल कहीं ना कहीं इजी होते हैं, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, दैट इज इट। लेकिन अब ये जो ये महेंद्र वर्मन वाला था, ये भी सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसका ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 कोर पिलर्स की बात की गई है। पहला क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, मैंने बोला ना कि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने जा रहे हैं, हम कल को डीएम एसडीएम ऐसे बनने जा रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में पता होनी चाहिए कि पहले से अभी तक में
क्या बदलाव हुए, कैसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्या आज भी फॉलो होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमेशा हमेशा रिलेवेंट रहती है, आज भी रिलेवेंट रहती है, चाहे वो माइग्रेशन क्राइसिस का कह लीजिए। अभी यूरोप को देखिए, यूरोप में इतना ज्यादा माइग्रेशन क्राइसिस आया हुआ है इस टाइम पे। तो इन सम कंडीशंस के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कौटिल्य ने। जो विष्णुगुप्त कौटिल्य थे, उन्होंने बहुत डीप। तो हम देखेंगे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। लास्ट ईयर हमने देखा, क्वेश्चन 25 में आया हुआ है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अलग अलग राजाओं में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें थी और कैसे कैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया। ठीक है, फिर चोड़ के टाइम में देखेंगे चोड़ गवर्नेंस, इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे आ रही है, इन चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है ना, और ऑफिशियल्स के रोल्स की, अलग अलग ऑफिशियल्स किन किन काम में लगते थे, उनके नाम क्या क्या थे और उनके रोल क्या क्या थे, ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपिक्स एंड लिटरेचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब क्योंकि नई एनसीईआरटीज जो आई हैं, ये कहीं ना कहीं पहले वाली एनसीईआरटीज से थोड़ी चीजों में अलग हो गई हैं, थोड़ी चीजों में अलग हो गई हैं। जैसे कि जो टाइमलाइन है इन्होंने डिफरेंट की, कुछ कुछ टाइमलाइंस डिफरेंट कर दी है। तो एपिक एंड लिटरेचर्स कब लिखे गए, किनने लिखे, ठीक है, और किन किन किंग्स के, किन किन राजाओं के, किन किन वंशों में लिखे गए के लिटरेचर्स, इनके बारे में हम ध्यान देंगे। कौन कौन से लिटरेचर रिलीजियस हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, हम प्रॉपरली इसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये ना, जैन और बुद्धिस्ट के कैनोनिकल टेक्स्ट कौन कौन से हो गए, कोर्ट पोएट्स कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की। ठीक है ना, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स की जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे मेगास्थनीस आ रहा है, वो इंडिका लिख रहा है, तो ऐसे और कौन कौन से फॉरेनर्स आ रहे हैं जिन्होंने क्या क्या और चीजें लिखी हैं। ठीक है ना, उसके बाद डेक्कन। अब देखिए फॉरेनर्स का अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट हो जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आपने किसी को कोर्ट पोएट रखा, आप राजा हैं, आपने अपने राज्य में किसी को कोर्ट पोएट के रूप में रखा है कि राज्य कवि है वो आपके। अब वो राज्य कवि का सिस्टम ये है कि वो तो भाई आपकी बड़ाई करेंगे, बुराई तो करेंगे नहीं आपकी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं बाहर से बैठा हुआ थर्ड एम्पायर की तरह अप्रोच देखते हैं कि विकेट पे लगी है बॉल की नहीं लगी है। वो बात अलग है कि एम एस धोनी विकेट के पीछे खड़े हों तो वो पहले ही बोल देते हैं डीआरएस आने से पहले कि आउट है कि नहीं आउट है। तो डेक्कन एंड साउथ इंडिया की जब बात की जाएगी, अगला हमारा होगा डेक्कन। साउथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ। अब खासकर मैं बात करूं तो अब जो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि रीजनल किंगडम्स पे थोड़ा अप्रोच ज्यादा होना चाहिए। क्यों? पहला पॉइंट कि हमारे पास, पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास जो है वो नॉर्थ इंडिया जो वैदिक पीरियड हो गया, महाजनपद पीरियड हो गया, इनके बारे में एफिशिएंट एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं, लेकिन रीजनल किंगडम्स की जानकारी हमारे पास कहीं ना कहीं कम है, रिसोर्सेज कम है। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली जो है वो ये है कि जो चाहे वो ईस्ट की बात कर लीजिए, वेस्ट की बात कर लीजिए, साउथ की बात कर लीजिए, यहां के बारे में कम जानकारी है, लिखी कम गई हैं चीजें। हमेशा हमारी हिस्ट्री दिल्ली ओरिएंटेड रही है, नॉर्थ ओरिएंटेड रही है। तो साउथ से क्वेश्चंस बढ़ते हैं क्योंकि ये हमें, ये जो पेपर सेटर्स होते हैं इनको कहीं ना कहीं एक एज देते हैं, कहीं ना कहीं एज देते हैं इसके ऊपर। तो ये यहां से हम पढ़ेंगे, जैसे कि पल्लवाज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, चोड़ाज हो गए, ठीक है ना, इनके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब नीचे वाले फेज में आके, जब एक तो चोड़ा ऊपर हो रहे हैं, फिर नीचे आके पल्लवाज वगैरह हो रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, चोड़ चेरे पांडे। ठीक है, जो कि यहां तक हमारा था। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, वो ध्यान हमें ये देना है कि हमें कुछ चीजों को देखना है कि हम अब सोर्सेस की बात कर ले जरा। अब जब इतना हम कर चुके हैं तो हम सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सोर्सेस की बात करते हैं कि हमारे सोर्स क्या रहेंगे, हमारे सोर्स क्या रहेंगे, सोर्स क्या रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होगा यूपीपीसी के लिए वो ये होगा हमारे क्लास नोट्स, हमारे हमारे क्लास नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल जो सोर्स होगा वो होगा क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स आपको बहुत बढ़िया बनाने हैं, बेहतरीन बनाने हैं, और मैं बनवाऊंगा भी वैसे कि आप आज के 6 महीने बाद भी क्लास नोट्स खोल के देखें तो आपको कनेक्शन फील हो। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया, गोजी गाजा कर दिया, लिखते जा रहे हैं, पैराग्राफिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और 10 दिन बाद खोल के नोट्स देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, कहानी क्या है। ठीक है, तो 6 महीने बाद भी अगर आप नोट्स खोलें तो ये लगना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसी थी, यहाँ पे सर ने ऐसा। तो हम ग्राफ्स का, मैप्स का, फ्लो चार्ट्स का, सबका साथ लेंगे और बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, मतलब कि महा बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट तो क्लास नोट्स हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, जो हम दूसरा काम करेंगे वो ये करेंगे हम
कि हम अदर देन क्लास नोट्स हम क्या पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो है, तो हम क्लास नोट्स के अलावा क्या, क्योंकि अगर मैं बोल दूं क्लास नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़िए तो भी आप लोगों को लगा रहे सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो क्लास नोट्स के अलावा हमें क्या पढ़ना है, क्लास नोट्स के अलावा की बात अगर की जाए तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज ये हैं मदर एंड फादर ऑफ एवरीथिंग। जो यहां लिख दिया ब्रह्मबाण हो गया, भले वो गलत क्यों ना हो, यहां लिख गया मतलब ब्रह्मबाण हो गया है, कि वो बस है तो है, ब्रह्मा जी की वाणी है वो। ऑल्दो इट कैन बी डिबेटेबल बट वी आर नॉट हियर टू डिबेट, हमें डिबेट करने के लिए यहां नहीं खड़े हैं, हम एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए खड़े हैं, डिबेट तो बाद में होता रहेगा। तो एनसीईआरटीज की बात की जाए अगर एंशिएंट हिस्ट्री की, एज फार एज एंशिएंट हिस्ट्री इज कवर्ड, तो हम बात करेंगे न्यू एनसीईआरटीज, अभी जो रिसेंटली एक साल पहले से लॉन्च कर रहे हैं एनसीईआरटीज को, वो एकदम न्यू एनसीईआरटीज हैं। उसकी बात अगर हम करें तो न्यू एनसीईआरटीज में क्लास 6th की एनसीईआरटी, उसमें 3 या 4 चैप्टर्स हैं, वो कवर करने हैं हमने। उसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट्स में है, ये दोनों हमें कवर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड जाके सेकंड पार्ट में विजिबल होता। पहले क्या होता था 7th की एनसीईआरटी में मिडवल आता था भारत, 6th में एंशिएंट था, लेकिन अब अप्रोचेस बदले हैं, नई एनसीईआरटीज आई, उसमें नए अप्रोचेस लेके आए हैं लोग। तो पहला तो एनसीईआरटीज हो गए, दूसरा पहले में एक तो न्यू एनसीईआरटी हो गई, सेकंड में ओल्ड जो इसके जस्ट पहले की एनसीईआरटी चलती थी, आवर पास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो ये होगा आवर पास्ट पार्ट 1, ये पूरी एनसीईआरटी कवर करनी होती है हमने। थर्ड चीज जो हमें पढ़नी है एंशिएंट के लिए, वो पढ़नी है हमें क्लास 12 की थीम 1। थीम 1 हम इसको एडवांस में नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब हम क्लास करेंगे तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कब कितना पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है, और मेहनत देखिए करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और मेहनत ढंग से करनी है और जम के करनी है। तो उसके बाद ये हो गया, ये बताऊंगा। हाँ, ये हो गया हमारे पास क्लास 6 वाली, ये 12th वाले थीम 1 हो गया, ठीक है ना। एनसीईआरटीज क्लास नोट्स हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर एस शर्मा पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना, देखिए नहीं पढ़ना है, वो बहुत पुरानी एनसीईआरटीज हैं, उनको नहीं पढ़ना है। पुराने से हम नए पे मूवी सिर्फ इसीलिए करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें इवॉल्व होना होता है, नई चीजें पुरानी चीजें बेहतर है। अब हम थोड़ा सा इसको, अब क्वेश्चन ये कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं पुरानी चीजें बकवास होती हैं, बकवास नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ वो रेलेवेंट नहीं रह गई अब उतनी, जब आपको सब कुछ यहाँ मिल रहा है। आप पता है प्रॉब्लम क्या होगी, मैं बताता हूँ। नई एनसीईआरटीज पुरानी एनसीईआरटीज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, जैसे कि डेट्स बहुत बदल दी गई हैं। पहले क्या था, हिस्टोरिकल रिसर्चेस कम थी, पहले वो किताबें 30-40 साल पहले छपी, उसके पहले किताबें थी, तब हिस्टोरिकल रिसर्चेस नहीं थी, सोनोलॉजी जैसी चीजों की खोज नहीं की गई थी, डेटिंग का इशूज थे उस टाइम पे। अब की एनसीईआरटीज में कहीं ना कहीं डेटिंग सुधार दी गई है, हिस्ट्री बदल गई है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री अलग तरीके से लिखी गई है। अब मैं इनको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे आप लोगों का उन चीजों से। तो हमारे पहली चीज क्या हुई, क्लास नोट्स हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, एनसीईआरटीज हो गई, ठीक है ना, एनसीईआरटीज हो गई। अब तीसरा चीज क्या होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा जो हम करेंगे सोर्सेज में, वो होगा हमारे पीवाईक्यूज। चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, यूपी पीसीएस के पिछले 2018 से लेके 2025 तक के पूरे पीवाईक्यूज हमें गो थ्रू करने होंगे, डिटेल्ड वे में गो थ्रू करने होंगे। हम जब क्लासेस करेंगे, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो हमें उस चीज को ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या थीम था, क्या अप्रोच था, किस साल में क्वेश्चन आए हैं। 2018 के बाद की बात की जाए तो उसके पहले बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अप्रोचेस चेंज हो गए हैं, वो आप घटना चक्र के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आर सुपर इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज से बहुत कुछ जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब पीवाईक्यूज में भी दो चीजें हैं, पीवाईक्यूज में भी दो चीजें हैं। एक तो हमें पीसीएस का पीवाईक्यू देखना है, यूपी पीसीएस का, क्योंकि हम अगर रीजनल पीसीएस देखने लगे तो बहुत हो गया कहानी, हम देखते रह जाएंगे पीवाईक्यूज खाली। दूसरा, क्योंकि मैंने बोला ना कि धीरे धीरे यूपी पीसीएस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें अप्रोच देखना होगा यूपीएससी का, हमें देखना होगा यूपीएससी का। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हमें देखने होंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड चीज होगी। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो होगा हमारा घटना चक्र, होगा हमारा घटना चक्र। घटना चक्र आप लोगों को लेना है और इसको अच्छे से लगाना है, बढ़िया से एकदम पूरा काम करना है इस पे।
तो घटना चक्र विल बी सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आई होप कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आ गया होगा एंड विल कंटिन्यू विद द क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और आप लोग ज्वाइन करिए CSMP IAS, हमारे कोर्सेज नए स्टार्ट हो रहे हैं यूपीपीसीएस एश्योर्ड प्रोग्राम को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।